हेलो, am I audible? यस। तो इसमें जो है हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखेंगे। उसके पहले नाइट्रीन नाइट्रीन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आप इस क्लास को यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, ठीक है? अगर आपको ये क्लासेस अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहिएगा, है ना? और अगर पर्टिकुलरली आपको कोई आईआईटी जैम, ओके, 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे बैच को इनरोल कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन में है ना? जीकेएम क्लासेस करके एप्लीकेशन है, इस वीडियो के लिंक में भी दिया हुआ रहेगा नीचे में, है ना? वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट क्लास को। ओके, सो आ जाते हैं, हम लोग आज डिस्कस करेंगे नाइट्रीन को। ओके, बिल्कुल ये उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे आपका कार्बिन है, राइट? अब कार्बिन में और नाइट्रिन में बस अंतर ये है कि हमारा कार्बिन के केस में क्या है, कोई लोन पेयर नहीं था पहले से। बट नाइट्रिन के केस में क्या है, हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट? हम लोग जनरेशन में उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम जैसे कि ये यूजी के लिए हम लोग कर रहे हैं तो जनरेशन में उतना डिस्कस नहीं करेंगे। बट यस, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना? ये सारा चीज़ देखेंगे। तो ऐसे देखेंगे कि जनरेशन कैसे होता है, जनरली उसको भी देखेंगे। नाइट्रीन है जहाँ पर मतलब कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है नाइट्रीन, राइट? तो अगर आपके पास HN3, है ना, अगर आपके पास है, जैसे कि इसको हम लोग एजाइट, है ना, जब हम लोग लाइट, है ना, लाइट या फिर हीट देते हैं तो क्या बन जाता है, ये HN, और ये बन जाता है हमारा नाइट्रीन, और ऑलरेडी इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट? और N2 गैस बन के निकल जाता है, तो यहाँ से हम लोग नाइट्रीन जनरेट कर रहे हैं। ये हो गया नॉर्मल। अभी अगर हम लोग मिथाइल नाइट्रीन बनाना चाह रहे हैं तो भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास है CH3, है ना, N3। हम एक क्लास इन डिटेल बनाएंगे, सिर्फ मतलब कि उसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि जैसे कि आपके पास नाइट्रीन है, नाइट्रीन का जनरेशन का मैकेनिज्म, नाइट्रीन का स्ट्रक्चर, नाइट्रीन का रिएक्शंस, मतलब किस किस नेम रिएक्शन में इसका यूज हुआ है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सारे नेम रिएक्शन को लिस्ट कर देंगे नाइट्रीन से रिलेटेड, राइट? बट इतना ज्यादा डीपली आपको यूजी में जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? बट यस, अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं या CSIR का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगा, राइट? तो उस केस के लिए हम लोग जो है उसको एक डिटेल में एक नाइट्रीन का अलग सा वीडियो बना करके, क्योंकि कंप्लीटली एक लेक्चर तो 1 घंटे का लगेगा नाइट्रीन के पीछे, है ना? तो यहाँ उतना नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें और भी रिएक्शन से जो कंप्लीट करना होगा, है ना? तो अगर आपको चाहिए वैसा तो कमेंट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी जब हम लोग HNU देते हैं लाइट के प्रेजेंस में, ये भी आपका बना लेगा CH3, एंड देन ये ऑलरेडी लोन पेयर आपका प्रेजेंट है, हम लोग लोन पेयर दिखा सकते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड देन ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपका एक ही ऑर्बिटल में है या अलग अलग ऑर्बिटल में है। उससे हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, उससे हम लोग क्या पता करेंगे, उससे हम लोग पता करेंगे कि वो जो नाइट्रीन हमारा है, वेदर वो सिंगलेट नाइट्रीन है या ट्रिपलेट नाइट्रीन है। यस। अब वो सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन ये कैसे पता करेंगे, जबकि दोनों ही केस में दो ही इलेक्ट्रॉन हमारा है जो कि यहाँ पर मौजूद है, और जिससे कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहला रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब हम नाइट्रीन को यहाँ करते हैं और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 क्लास में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सिंगलेट नाइट्रीन है, ओके, और दूसरा कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रिपलेट नाइट्रीन है, राइट? अगर आपको कहीं भी डाउट होगा आप इसमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमको समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा से समझा देंगे, राइट? कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ओके, अब सिंगलेट नाइट्रीन है, ट्रिपलेट नाइट्रीन है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक CH3N, है ना? अब इसको जो नाइट्रीन का है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये हमारा हो गया सिंगलेट नाइट्रीन, है ना? मतलब कि ये पैरेलल, एंटी पैरेलल है। जब एंटी पैरेलल है उसका मतलब समझ जाइए कि दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में। कैसे हम ये बात कर रहे हैं, हमें पता है कि जब एक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, राइट? और मान लेते हैं कि इसकी बात कर रहे हैं तो अलग, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है तो हमेशा याद रखिएगा ये पैरेलल में रहेगा, राइट? और अगर दोनों एक ही ऑर्बिटल में रहेगा तो कभी भी इस तरह से नहीं रह सकता है, करेक्ट?
हाईली रिपल्सिव हो जाएगा, इसको हमेशा एंटी पैरेलल रहना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम इसको इस तरह से बता रहे हैं कि ये एंटी पैरेलल है, इसका मतलब इसमें क्या है हमारा, एक हमारा है प्लस हाफ और दूसरा हमारा क्या है माइनस हाफ, है ना। ओवरऑल क्या हो जाता है, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस का वैल्यू क्या हो जाता है, हम सारा हाफ स्पिन को ऐड करते हैं। एस क्या है, स्पिन, एस क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, है ना। तो ये एस बराबर क्या हो जाएगा मेरा, जितना भी टाइनी मैग्नेट है या इलेक्ट्रॉन है, सबके स्पिन को ऐड ऑफ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐड करते हैं हम लोग, जैसे पहला है प्लस हाफ, ओके, एंड देन प्लस, दूसरा क्या है माइनस हाफ। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एस का वैल्यू क्या आया, 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। अब इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा क्या होता है, 2s+1। अब s का वैल्यू हमारा वहाँ 0 आया है, तो भरिए इसको, 2 × 0 + 1 क्या आएगा, 0 + 1 बराबर 1। अब 1 को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिंगलेट, राइट। इसीलिए ये सिंगलेट नाइट्रीन है जब ये इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, है ना। क्योंकि ये इस फॉर्म में है, मतलब ये एक ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में, यानी कि जब हम लोग सिंगलेट नाइट्रीन की बात करते हैं तो वो कहाँ रहता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल में रहेगा, राइट। तो हम इसको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उससे हमको हाइब्रिडाइजेशन भी मिल जाएगा। तो किस तरह से मिलेगा, जैसे कि हमारे पास N है, इसके साथ हमारा CH3 कनेक्टेड है। अभी एक ऑर्बिटल है जहां पर हमारा लोन पेयर मौजूद है, एक और ऑर्बिटल है जहां पर हमारा वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो मौजूद है, तो वो भी हमारा एक ही ऑर्बिटल में मौजूद है। तो जब भी एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहना चाहिए, है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब बचा क्या, हमारे पास बचा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हमारा क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। जब हम लोग कह रहे हैं कि हमें पता है कि पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, राइट। कितने पी ऑर्बिटल होते हैं, 3 p ऑर्बिटल होते हैं। अब उसमें से अगर एक हमारा गायब है ना, जैसे कि ये है हमारा 3 p ऑर्बिटल है, ये हमारा गायब है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि कितना p बचा, सिर्फ 2 p बचा यहाँ पर, राइट। और उधर का एक s, तो एक s और 2 p मिला करके जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 3sp2, राइट, 2 p है इसलिए sp2। तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो देखिए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा और ये तीसरा, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, इसलिए जो हम लोग कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रीन का, जो अनशेयर्ड पिलर, जो ज्यादा रिएक्टिव है, हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, लोन पेयर भी हमारा sp2 में ही मौजूद है, राइट। तो हमारा जो नाइट्रीन का इलेक्ट्रॉन है वो भी sp2 में मौजूद है, राइट। ये सब भी sp2 में ही मौजूद है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में है, राइट। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो हमारा नाइट्रीन है, सिंगलेट नाइट्रीन जो है, वो हमारा ट्राइगोनल प्लेनार है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपका IIT एग्जाम में पूछता है ना, कि जो सिंगलेट नाइट्रीन है, या नाइट्रीन हमारा प्लेनार भी हो सकता है क्या, नाइट्रीन हमारा टेट्राहेड्रल भी हो सकता है क्या, नाइट्रीन हमारा प्लेनार भी लीनियर भी हो सकता है क्या, ऐसा MSQ क्वेश्चन है ना, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन में आ सकता है, वहां पर आपको टिक करना है ना, क्योंकि आपको पता है दो तरह का नाइट्रीन होता है। सिंगलेट के बारे में तो इतना कुछ हमने देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ट्रिपलेट के बारे में देखेंगे, है ना। तो सिंगलेट का ये आइडिया है, ट्रिपलेट के बारे में देखते हैं क्या स्टोरी है। तो जब ट्रिपलेट की बात करते हैं तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3N, ये लोन पेयर है, और हम दोनों को एक साथ रखेंगे। जब हम इसको इस तरह से रखें, यानी कि हमने किस तरह से रखा है इसको, पैरेलल। अब पैरेलल जब रहता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया यहाँ पे, कि जब ये पैरेलल रहेगा यानी कि दो अलग अलग ऑर्बिटल में रहेगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में पैरेलल रहना इज हाईली इम्पॉसिबल। एंटी पैरेलल इज फाइन, राइट। बट यहाँ एंटी पैरेलल नहीं है, दोनों पैरेलल है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हाफ है और ये भी हमारा प्लस हाफ है, फाइन। दोनों हमारा प्लस हाफ है। अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एस निकाल लेंगे सबसे पहले, स्पिन, ओके। सो हमें पता है कि स्पिन क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर स्पिन जो है आपका, यहाँ भी प्लस हाफ है और प्लस ये भी प्लस हाफ है, तो दोनों मिलकर के इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है। तो हम जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, फॉर्मूला है 2s+1, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1, यानी कि ये हो गया 3, और 3 का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट,
राइट, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो जब ये ट्रिपलेट है तो अब इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, राइट, यानी कि हमें दो ऑर्बिटल चाहिए इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। फाइन। तो हमारे पास यहाँ मौजूद है नाइट्रोजन, यहाँ है हमारा CH3, और ये एक ऑर्बिटल है जहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, जिस जो हमारा क्या है, लोन पेयर। फाइन। अब देखिए एकदम लीनियर अरेंजमेंट है ये। अब हमारे पास बच जाता है दो ऑर्बिटल, एक हमारा वाई डायरेक्शन में और एक हमारा जेड डायरेक्शन में। क्लियर। तो जेड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वाई डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि क्या है, दो अनहाइब्रिडाइज्ड। ये दोनों क्या है हमारा, दोनों के दोनों हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है ना। ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, बट ये क्या है, एम्प्टी है। बट ये एम्प्टी नहीं है, राइट। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कितने, दो है। अभी मान लेते हैं हमारे पास तीन पी ऑर्बिटल है, उसमें से अगर ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड है तो बचा कितना हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सिर्फ एक पी, और इधर एक एस बचा हुआ है, यानी कि एस पी। तो दो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा हमारा। यस, वही बना है, दो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा किस में है, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ये भी हमारा एस पी में है, सॉरी। और ये हमारा किस में था, sp2 में था। मतलब ये जो ऑर्बिटल है जिसके साथ ये CH3 तो हमारा sp3 है। सो बेटर यहाँ पर ये एरो हमको यहाँ नहीं दिखा करके यहाँ दिखाना चाहिए। ये जो हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये sp2 है, और जो ये बॉन्ड है वो sp3 sp2 है, राइट। यहाँ पर भी जो है आपका ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन का वो sp है, राइट। बट जो बॉन्ड है ये sp एंड कार्बन का sp3 है ना, ये बॉन्ड है। तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp। अब sp आएगा तो क्या होगा, ये लीनियर, यानी कि जो MSQ में क्वेश्चन आएगा लीनियर हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है, बट ये टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता है। क्लियर। तो ये सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन है, राइट। अब आप निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए एक ही ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा कंपेयर टू अगर अलग अलग ऑर्बिटल में रहेगा। तो इस तरह से हमारा सिंगलेट जो है ना, वो लेस स्टेबल हो जाता है, ट्रिपलेट हमारा मोर स्टेबल हो जाता है। तो यही यही नाइट्रीन की कहानी है। अब नाइट्रीन से बहुत सारा नेम रिएक्शन है, हम क्या करेंगे, नाइट्रीन का एक अलग चैप्टर बना सकते हैं जहां पर हम सारे रिएक्शंस को भर सकते हैं। जैसे कर्टियस रीअरेंजमेंट है ना, बहुत सारा रीअरेंजमेंट है नाइट्रीन का, है ना, नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट बहुत सारा है ना। तो उसको हम लोग देख सकते हैं। बाकी बेंजाइन कर चुके हैं हम लोग, है ना, बेंजाइन कर चुके हैं, कार्बिन कर चुके हैं, राइट। तो वो सब में डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो हम क्या करते हैं, वापस से जो है आते हैं आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस में और उसको कंप्लीट करते हैं एटलीस्ट, है ना। क्योंकि जैसे कि हम लोग ये यूजी लेवल का कर रहे हैं, बट हाँ, नाइट्रीन का मैं वो CSR लेवल का आपको जरूर दूंगा, राइट। तो यहाँ ये था नाइट्रीन, बट अब इस नाइट्रीन से जो अभी हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बस छूटा हुआ था, वो वाला मैंने कंप्लीट किया। अभी जो नया जो शुरू होगा वो होगा आपका अल्कोहल फिनॉल जो है ना, उसमें जो एक नेम रिएक्शंस आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला वाला आता है जो इसमें हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसमें एक आता है फ्रीज रीअरेंजमेंट, उसको देखते हैं, है ना। इसका नाइट्रीन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। नाइट्रीन का रिएक्शंस है कर्टियस, ये सब इसको देखेंगे। तो ये हो गया रीअरेंजमेंट, सो फ्रीज रीअरेंजमेंट, है ना, ठीक है। तो इस फ्रीज रीअरेंजमेंट में हमें एक मिनट एक सेकंड टाइम दीजिएगा, देखना है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, यस हो रहा है, फाइन। सो फ्रीज रीअरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि फिनॉल का एक एस्टर लेते हैं, है ना, और उसको हम लोग हीट करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड से। हम लोग को क्या करना है, एक एस्टर लेंगे फिनॉल का, है ना, और या फिर फिनॉलिक एस्टर लिखेंगे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एस्टर ऑफ फिनॉल। आपको पता है एस्टर किस तरह से होता है ना, फिनॉल वाला को आप अल्कोहल जैसा ट्रीट कीजिए और उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एस्टर ऑफ फिनॉल। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, तो जो एसाइल ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा, है ना, फिनोलिक ऑक्सीजन से ऑर्थो या पैरा पोजीशन में। कहाँ माइग्रेट कर लेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन, डिपेंड्स। अगर ऑर्थो में आपका कोई फंक्शनल, ऑर्थो में अगर आपका कोई
ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो ये ऑर्थो में नहीं रुकेगा, तब ये वापस पैरा में पहुंच जाएगा, राइट। लेकिन अगर ऑर्थो खाली है तो सबसे पहले ये ऑर्थो में ही जाएगा। दिस इज फ्रीज रीअरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, और दोनों भी बन सकता है, राइट। लेकिन अगर ऑर्थो में कोई ग्रुप लगा हुआ है पहले से, देन ये सिर्फ पैरा में जाएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या है आपका, जैसे कि हम इसको एस्टर ऑफ फिनॉल है, इसको हम बना लेते हैं और फिर मैकेनिज्म को देखते हैं। मेन मैकेनिज्म है किसी भी नेम रिएक्शन में, अगर मैकेनिज्म में आपका कमांड है तो सारा बन जाएगा। और मैकेनिज्म में कमांड होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैं बार बार छोड़ देता हूँ कि आप उसको पढ़िए, वहां से आपको उसमें कमांडिंग आएगा। देखिए ये फिनॉल का ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन को हटा करके एक एसाइल ग्रुप इसमें हमने लगा दिया, राइट। बस इतना करना है इसको। अभी क्या है, ये हमारा हो गया फिनाइल, ओके, इथेनॉइड। ओके, बिकॉज हम लोग एस्टर का जो पार्ट है उसको हम लोग इथेनॉइड बोलते हैं ना, और इथर वाला में हमारा फिनाइल जुड़ा हुआ है। आईयूपीएसी नेम अगर एस्टर का देखिएगा तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं मिथाइल लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल इथेनॉइड। तो उसी जगह में यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो फिनाइल इथेनॉइड बोलेंगे इसको। अब जैसे कि मैंने बोला इसको हीट करना है, तो हीट करना है तो 413 से लेकर के 423 केल्विन तक हीट कीजिए। बस दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो आपका हीट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 200 है ना, 180 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप इसको हीट करते हैं सफिशियंट है ना। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमें पता है क्या है ये एक क्या होता है, ये एक लुईस एसिड होता है ना। एल्युमिनियम क्लोराइड, FeCl3, ये सब एक लुईस एसिड होता है, ये हेल्प करता है ना रिएक्शन को, एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तभी यहाँ होगा क्या, लेकिन ये आपका रीअरेंजमेंट है ना। रीअरेंजमेंट है मतलब कि बाहर से कुछ नहीं आया, उसी मॉलिक्यूल का पार्ट उसी मॉलिक्यूल में जस्ट रीअरेंज किया। तब यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, दो प्रोडक्ट बनता है। एक बनेगा, यहाँ OH आ गया क्योंकि जहां जहां पे जाके ये एसाइल ग्रुप लगा वहां का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो आपके पास दो तरह का बनता है, एक ऑर्थो बनेगा है ना, दूसरा पैरा प्रोडक्ट बनेगा, राइट। आपको पता है ऑर्थो पैरा किसको बोलते हैं, आई होप यू नो। अगर नहीं पता है तो वो भी बता सकते हैं, हम आप क्लियर कर देंगे कि ऑर्थो पैरा क्या होता है, राइट। तो ये आपका ऑर्थो एसाइल और ये आपका पैरा एसाइल प्रोडक्ट बना, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा पैरा प्रोडक्ट ही मैक्सिमम होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। अब ये क्यों, ये भी आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिजोनेंस है वहां पर देखेंगे कि क्यों मेजर क्यों माइनर, क्योंकि जो हमारा OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है फिनाइल रिंग में वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है। मतलब वहां पर क्या क्या वर्क कर रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट, एंड उसमें +R रिजोनेंस इफेक्ट वर्क कर रहा है। हमें पता है कि +R ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा में क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। बट मुझे पता है कि वहां पर -I इफेक्ट भी है, और -I इफेक्ट क्या करता है, वो 3 कार्बन तक ही एक्टिव रहता है। तो वो सेकंड कार्बन जो आपका ऑर्थो है वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, पैरा से नहीं खींचेगा। यानी कि ओवरऑल अब जब हम दोनों इफेक्ट को अप्लाई करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया था रेजोनेंस के कारण, वो इंडक्टिव के द्वारा कुछ हद तक चला गया, मतलब वापस चला गया। लेकिन जो पैरा में है, वो जो रिजोनेंस से आया हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अभी भी मौजूद है ना, पैरा में अभी भी मौजूद है। इसलिए जो इनकमिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, वो इस पैरा में ज्यादा आना चाहेगा, इसलिए पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ये माइनर हो जाता है। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड के थ्रू खींचता है, और 1 2 3 यहीं तक इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा अच्छा से काम करेगा, पैरा तक में इफेक्ट देगा नहीं। और इस रिजोनेंस इफेक्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ तीनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। बट -I इफेक्ट के कारण यहाँ का और यहाँ का डेंसिटी थोड़ा घट जाएगा, यहाँ का ज्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली ये जहाँ ज्यादा रहेगा वहीं लोग खाने जाते हैं, तो हमारा रिएजेंट भी वही करेगा, जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं अटैक करेगा पहले, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनता है, और कुछ नहीं है। बस ये हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो हम लोग दोनों अटैक देख सकते हैं, ऑर्थो अटैक पैरा अटैक, या फिर हम ऑर्थो अटैक आपको समझा देते हैं एज ए होमवर्क, आप पैरा अटैक ले लीजिए और वापस से आप हमको भेज दीजिए, है ना। मेरा मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, अगर आपको ये है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, आप बना करके फोटो खींच करके इसी कमेंट में भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो चलिए देखते हैं
कि इसका ऑर्थो अटैक कैसे होता है, मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म अगर आप समझ गए तो रिएक्शन में कोई दम नहीं है ना, वो आराम से आ जाएगा। अब बस मैकेनिज्म को याद नहीं करना है ना। वैसे केमिस्ट्री में तो कुछ भी याद नहीं करना है। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छा से कमांड करना होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, जहां पर टाइप ऑफ रिएक्शन है, उस थ्री थिंग्स में अगर आप कमांड करते हैं तो मैकेनिज्म बहुत अच्छे से होगा। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सो हमारे पास ये मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन, ये, एंड देन CH3। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें AlCl3, राइट। जैसे ये LCl3 गया, हमें पता है कि एल्युमिनियम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना। ग्रुप 13 एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहता है क्योंकि ये तीन ही बॉन्ड बनाता है। सो उसके वैलेंस शेल में क्या होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 रहता है, जबकि इसको ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जाएगा तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेगा वहां पहुंच जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, अपने में एक नेगेटिव, क्योंकि वो तो उसका नहीं है दूसरे का है, इसलिए फिर अपने ऊपर में एक लोन है ना, एक लोन जिसको बोलते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बना कर रखेगा जब तक वो वापस उसको नहीं कर देता है, राइट। तो उसी सिलसिले में हमारे पास लोन पेयर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड है। अब ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा एल्युमिनियम को, ठीक है। और अट्रैक्ट करेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा बॉन्ड हमारे पास। ये ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा आपका AlCl3, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन में तीन बॉन्ड हो रहा है, जब ऑक्सीजन में तीन बॉन्ड होगा तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, राइट। अब फिर से हमारा क्या होगा, अभी रीअरेंजमेंट होना शुरू होगा। अभी देखिए यहाँ पर जो आपका OCOR है, अभी यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को ये करने के लिए हमारे पास ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे, तो हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रल करने के लिए ये यहाँ शिफ्ट करेगा। ये जैसे ही शिफ्ट करेगा ये C+ बन के जाएगा, है ना। तो अभी देखिए क्या है, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर O और यहाँ पर ACl3, है ना। अब ACl3 जो है, इस पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, अब ऑक्सीजन में कोई ऐसा चार्ज नहीं है। अभी जो यहाँ से निकल के गया वो क्या निकल के गया, वो निकल के गया ये, इसका भी अपना एक कहानी है। ये गया आपका इस तरह से ऑक्सीजन, CH3 यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अगर आएगा तो ये भी एक रेजोनेंस बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और CH3 बिल्कुल एसाइलेशन। जब हम लोग देखते हैं फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसी तरह का कुछ किस्सा देखते हैं ना। अभी वापस से ये इसको न्यूट्रल करना आएगा तो ये ऊपर वाला, ये दोनों में ये रिजोनेंस होते रहता है, राइट। अब दोनों में से कोई भी एक अटैक कर सकता है आपके ऑर्थो पोजीशन में। अब होगा क्या इस केस में, यहाँ पे कोई भी एक ले लीजिए, हम इसी को ले लेते हैं। अभी ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा अटैक करने के लिए, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा और ये उठ करके आपका इस पे अटैक करेगा। तो जो ये अटैक होगा उस समय में आपका क्या होगा, अभी एरो चेंज हो गया है ना। देखिए यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, AlCl3 यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये पुराना बॉन्ड है, ये पुराना बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है बेंजीन में, और ये आ गया कार्बोनिल, ठीक है। ये आपका बन गया। अभी अभी होगा क्या यहाँ पे, अभी इस तरह से रहेगा जब भी, तो हम तो रिजोनेंस में जा सकते हैं, पूरा राउंड ये घूमेगा ऐसे कि ये पॉजिटिव है तो ये वापस जाएगा, तो ये जैसे ही वापस जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर क्या करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर क्या करेगा, ये रीएरोमेटाइजेशन होगा तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल के चला जाएगा, राइट। ये हो सकता है, क्लियर है ना, इस तरह का कुछ होगा। अभी अभी इसमें क्या होगा हमारा, अभी हम लोग क्या करेंगे, वैसे नहीं करके एक और स्टेप में हम लोग कर सकते हैं इसको, कि ये यहाँ शिफ्ट किया और ये यहाँ पर इसको न्यूट्रल करने चला गया। तो जैसे ही ये न्यूट्रल करने के लिए गया, अब देखिए जैसे ही ये इसको न्यूट्रल करने के लिए गया, यहाँ पे क्या बना आपका, ये आया, ये यहाँ पर रीएरोमेटाइज हुआ, ये CH3। अभी ये ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव नहीं, और ये AlCl2, क्योंकि जो ये H+ यहाँ से निकल के गया है ना, -H+, और साथ में क्या गया, यहाँ से एक Cl- भी गया, तो हम क्या करेंगे इसको HCl,
है ना, HCl, क्योंकि अगर Cl चला जा रहा है तो एल्यूमिनियम पे क्या हो जाएगा ना, वो जो नेगेटिव चार्ज हो रहा था, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, यस नेगेटिव चार्ज जो दिया हुआ है इस एल्यूमिनियम पे वो चला जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का केस ही वैसा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। जब तक डेफिशिएंसी है न्यूट्रल है, बट वो इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका लगाव रहेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव रहेगा और बॉन्ड बना लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी क्या करेगा ना, एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर से ये न्यूट्रल हो गया। बट फिर से एल्युमिनियम को क्या हो गया, फिर से एल्युमिनियम को हो गया कि हमको फिर से किसी ना किसी के साथ, मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पे जाना है ना, ये हमेशा उसको ये चीज लगा हुआ रहता है। तो अब होगा क्या, कुछ नहीं करना है, इसको बस वाटर से ट्रीटमेंट कर दीजिए, है ना। जब इसको वाटर से ट्रीटमेंट कर देंगे, यानी कि वर्कअप बोलते हैं इसको, है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये एसाइल ग्रुप यहाँ लग गया, और साथ में यहाँ पे फिनोल हो गया, तो ये आपका ऑर्थो, है ना, प्रोडक्ट बन गया, राइट। इसी तरह से जब पैरा पे अटैक करना है तो आप पैरा में ले जाकर के अटैक कर सकते हैं, तो वो आपको हम एज ए होमवर्क दे देते हैं, आप उसको कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो वापस से हमको भेज दीजिएगा, राइट। तो उसको आप ट्राई करेंगे, और उसको ट्राई करने के बाद, है ना, कौन सा पैरा अटैक, ये जो मैकेनिज्म है हम लोग देखें, इस मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें ऑर्थो अटैक, है ना, हम लोग इसमें ऑर्थो अटैक देखें। आपको इसका पैरा अटैक हमको एज ए होमवर्क सेंड करना है, राइट। आप इसको एज ए होमवर्क हमको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीज रीअरेंजमेंट, है ना। हम चाहे थे दो नेम रिएक्शन करना चाह रहे थे हम, बट क्या हुआ कि नाइट्रीन छूटा हुआ है आपने बोला, तो मैंने नाइट्रीन को पहले किया, राइट। उसके बाद फ्रीज, फ्रीज से नाइट्रीन का कोई रिलेशन नहीं है, नाइट्रीन के लिए हम नेम रिएक्शन का अलग लिस्ट बना देंगे। अब ये फ्रीज रीअरेंजमेंट हो गया। अभी एक या दो और रीअरेंजमेंट है इस चैप्टर में, उसके बाद फिर सीधे हम लोग मूव कर जाएंगे और भी नेम रिएक्शंस में। जैसे कार्बोनिल के लिए सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम रिएक्शन है, वो सबको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो यहाँ तक ये क्लियर है, यस और नो, कोई डाउट है यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई डाउट है यहाँ पर, यस नो, क्लियर है, वेरी गुड। तो ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहीं तक रहने देते हैं आज, है ना, फिर नेक्स्ट आपका मंडे, मंडे टू फ्राइडे में इसको खत्म करेंगे, है ना, ट्राई करेंगे जल्दी इसको खत्म कर देंगे, राइट। सो गुड, थैंक यू।